Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 11, The March to Freedom 1919 to 1947. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. बेटा part 1 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं. Part 2 हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जो 1920 से 1922 तक चलेगा. ठीक है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन स्टार्ट करते हैं? गांधी जी. किसकी लीडरशिप में ये मूवमेंट चल रही है? गांधी जी की लीडरशिप में ये मूवमेंट चलती है. तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये स्टार्ट होती है 1 अगस्त 1920 में. कौन लॉन्च करते हैं बच्चा इसको? गांधी जी. गांधी जी लॉन्च दिस मूवमेंट. अब गांधी जी ने ये मूवमेंट क्यों लॉन्च किया? क्योंकि वो रेड्रेस करना चाहते थे जो भी कुछ गलत हुआ है पंजाब में और टर्की में. टर्की को क्या कहा जाता था बच्चा? ऑटोमन एम्पायर, है ना. ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था जो बहुत सालों तक रूल किया. बाद में उसी से क्या बना बेटा? टर्की. तो टर्की में पंजाब में जो भी कुछ गलत हुआ था उसको रिड्रेस करने के लिए गांधी जी ने लॉन्च की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है रिफ्यूजल टू कॉपरेट. हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हम सहयोग नहीं देंगे, हम ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं करेंगे, हम उन्हें टैक्सेस नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे. ठीक है. और ये सारे काम करके हम क्या कर रहे होंगे? प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? हम रिफ्यूज कर रहे हैं कॉपरेट करने को, हम टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हैं. कांग्रेस की डिमांड थी स्वराज. स्वराज का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस, है ना. एंड डिसाइडेड नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन एनी मैनर. और यहाँ पर कांग्रेस डिसाइड करती है कि भाई अब तो हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से नहीं करेंगे. ठीक है बात. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन एजेंडा क्या था? नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स. क्यों कर रहे थे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? फॉर गेटिंग सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज, फ्रीडम. ये है गांधी जी जो चला रहे हैं बेटा. क्या चला रहे हैं? चरखा, स्पिनिंग व्हील. अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो लॉन्च हुए अलोंग विथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये प्रोग्राम थे खादी और चरखे को प्रमोट करना, क्योंकि ये सेल्फ रिलायंस की बात करता है, सेल्फ हेल्प की बात करता है. स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, घर घर तक शिक्षा को पहुंचाना. इक्वालिटी, इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. बेटा उस टाइम में अपर कास्ट लोअर कास्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे. गांधी जी उन डिफरेंसेस को कम करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में भी बहुत कैंपेन चलाए. बिगिनिंग कैसी हुई इस मूवमेंट की? ये मूवमेंट बिगिन होती है विद द रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल्स. बहुत सारे टाइटल्स ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दिए थे, तो इस मूवमेंट की शुरुआत में ही वो सारे टाइटल्स वो वापस कर देते हैं. इवन गांधी जी को जो टाइटल मिला था केसरे हिंद का, वो उस टाइटल को भी रिनाउंस कर देते हैं. इट वॉज गिवन टू हिम बाय द ब्रिटिशर्स. केसरी हिंद का टाइटल किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था इंडियंस को, गांधी जी को. केसरी हिंद का टाइटल किसको दिया था? गांधी जी को. किसने दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. तो ये टाइटल गांधी जी ने वापस कर दिया. सेकेंड स्टेज में जो मूवमेंट थी वो थी बॉयकॉट मूवमेंट. ठीक है, कि अब हम ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करेंगे और इंडियन गुड्स को यूज करेंगे. जितने भी लोग थे उस टाइम कंट्री में, उन सब ने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया. बड़ी बड़ी बोन फायर जैसे बड़े बड़े ऐसे आग जलती रहती थी और लोग अपने घरों से ब्रिटिश मेड गुड्स को ला ला के इन आगों में डालते रहते थे. ह्यूज पब्लिक बोन फायर्स पर ऑर्गेनाइज, बड़े बड़े जगहों पर बहुत सारी आग आग लगती जा रही थी और इन गुड्स को बंद किया जा रहा था. बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था और टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया था. जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, इंडियन टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि अब वो ब्रिटिशर्स के साथ क्या नहीं करना चाहते थे? कोऑपरेट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेजर तो यही था ना कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना है. जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, जो कॉलेज में प्रोफेसर्स थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया. लेगिस्लेचर को बॉयकॉट किया गया. कोर्ट में हमारे लॉयर प्रैक्टिस के लिए नहीं गए. इलेक्शंस जो होने वाले थे लेगिस्लेचर के लिए उन्हें भी बायकॉट किया गया.
और इस तरीके से लोगों ने फॉलो किया द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट इन ऑल स्पेयर्स, हर स्पेयर में, भले वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कोर्ट हो, हर जगह इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दिया। इन ऑल स्पेयर मतलब हर जगह। पीसेंट्स जो थे उन्होंने कांग्रेस की कॉल पर, कांग्रेस की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर रिस्पॉन्ड करते हुए नो टैक्स कैंपेन ऑर्गेनाइज किए बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार के जो पीसेंट्स थे उन्होंने कहा कि भाई जो कांग्रेस है वो हमारे लिए लड़ रही है, स्वराज की बात कर रही है, तो हम भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, अब टैक्स नहीं देंगे। तो उन्होंने नो टैक्स कैंपेन ऑर्गेनाइज किए बंगाल में, बिहार में। फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए गए बहुत सारे फॉरेस्ट ट्राइब्स द्वारा, मतलब जो फॉरेस्ट ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, उसने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। बहुत सारी ट्राइब्स जो कोस्टल आंध्र प्रदेश और बंगाल में रहती थी उन्होंने ग्रेजिंग टैक्स देने से मना कर दिया। देखो बेटा, जब भी आपके पास कैटल होता है, गाय बैल भैंस बकरी, आप उसको खाना खिलाने की, चराने के लिए, उसको ग्रेजिंग कराने के लिए फॉरेस्ट में ले जाते हो, तो फॉरेस्ट में ले जाने पे लगता था टैक्स। तो आंध्र प्रदेश और बंगाल के लोगों ने मना कर दिया कि भाई अब हम टैक्स पे नहीं करेंगे। ये मूवमेंट बहुत ही जल्दी पीक पर पहुंच गई। जितने भी इंडियंस थे वो जेल जाने को बिल्कुल रेडी थे टू स्ट्रेंथन द मूवमेंट, कि भैया इस मूवमेंट को हमें मजबूत बनाना, भले उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक साल ये मूवमेंट चलती रही पर गवर्नमेंट ने कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं की। गांधी जी ने फिर डिसाइड किया कि फाइनल स्टेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। इट वॉज द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि अब हम टैक्सेस को पे नहीं करेंगे। पर ये प्लान पूरी तरह लॉन्च नहीं हो पाया, कैरीड आउट नहीं हुआ। रीज़न था एक वायलेंट इंसिडेंट्स। बेटा, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक विलेज है, वहाँ पर एक ऐसा वायलेंट इंसिडेंट हुआ कि गांधी जी ने सोचा कि अब मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं करूँगा। विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। बेटा, अंडर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके लिए वो लोग मार्च निकाल रहे थे, मतलब एक प्रोसेशन निकल रहा था, रैली निकल रही थी। और ये रैली निकाल रहे थे कौन? किसान, पीजेंट्स। कहाँ के? चौरी चौरा के। चौरी चौरा यूपी में एक गांव है, वहाँ के जो किसान थे, पीजेंट्स थे, वो एक मार्च मतलब एक प्रोसेशन निकाल रहे थे, एक रैली निकाल रहे थे। कब बेटा? 5 फरवरी 1922 को। जो पुलिस थी उस टाइम में वहां पर, उन्होंने मारा किसको? वॉलेंटियर्स को। और फिर ओपन फायरिंग की। पहले तो मारा पीटी की उन लोगों के साथ, उन पेजेंट्स के साथ, फिर गोलियां मार दी उनको, और इससे बहुत सारे जो हमारे पेजेंट्स थे वो मर गए। इससे वहां जो मौजूद क्राउड था, जो लोग थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन लोगों ने पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। इससे 22 इंग्लिश पुलिसमैन मर जाते हैं। गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं इस बात से कि भाई जब हमने मना किया था कि ये सत्याग्रह है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे बेस्ड है, फिर आप लोगों ने इतना वायलेंस क्यों किया, क्यों आप लोग इतने वायलेंट हुए? देखो, उन लोगों ने गोलियां मारी, पुलिस ने, हमारे वॉलेंटियर्स को, फिर फायरिंग कर दी, फिर बहुत सारे पीजेंट्स को मार डाला। अब इस बात से जो वहाँ के लोग थे उन्हें भी गुस्सा आया। ये भी स्वाभाविक था, नेचुरली था कि गुस्सा आएगा, भाई हमारे लोगों को कोई मारेगा तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। और इस गुस्से में हमने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। जब हमने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि भाई तुमने इस मूवमेंट को वायलेंटली क्यों डील किया। हमारे 1-2 लोग मर रहे थे तो ठीक है, पर तुम लोगों ने उनके 22 लोगों को क्यों मार दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा के पूरा मूवमेंट नॉन वायलेंस वे में हो, इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। यहाँ पर गांधी जी की थोड़े ब्रॉड व्यू को समझने की कोशिश करो बेटा। गांधी जी को पता था अगर किलिंग्स की बात आएगी तो हम क्या किल करेंगे लोगों को? पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, वेपन्स, आर्टिलरीज, गन सब किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। वो चाहेंगे तो हमसे ज़्यादा वायलेंस कर सकते हैं, है ना? वो ज़्यादा वायलेंट हो सकते हैं। तो बेटर है कि इस मूवमेंट को यहीं कॉल ऑफ कर लिया जाए, नहीं तो इसका बदला तो अंग्रेज ज़रूर लेंगे। 22 पुलिस वालों की जो जान गई है उसका बदला अंग्रेज लेते ही लेते हैं। इसलिए गांधी जी ने खुद ही इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या था? देखो, हमारे सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस थे उन सभी ने सपोर्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। औरतें भी एंथुजियास्टिकली आई और इन्होंने नॉन
कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया, स्पेशली पिकेटिंग मूवमेंट में लिकर शॉप के सामने हाथ बांध के औरतें खड़ी हुई, क्योंकि ये चाहती थी कि इनके हस्बैंड लिकर ना ले, है ना, दारू ना पिए। ये जो मूवमेंट था वो बहुत वाइड स्प्रेड हो गया। इवन द रिमोटेस्ट विलेज ऑफ द कंट्री जो थे वहां तक इसकी रीच हुई, मतलब जो इंटीरियर विलेज एरिया थे वहां तक ये मूवमेंट पहुंचा। यहाँ पर हमने देखा मास का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, मतलब बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई, हिंदू मुस्लिम और ज्यादा यूनाइटेड हो गए। नाउ द स्वराज पार्टी, जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया गया, देखो बेटा कुछ लोग गांधी जी से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनके व्यूज गांधी जी से नहीं मिलते थे। उनका कहना ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने हमारे लोगों को मारा और हमने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को जला दिया, तो इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमने उन्हें मार दिया। वो गांधी जी से इस बात पे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि गांधी जी ने ठीक किया इस मूवमेंट को विड्रॉ करके। पर गांधी जी जानते थे बेटा कि वो लोग हमसे ज़्यादा लोगों को, हमारे लोगों को मार सकते हैं, इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। और फिर गांधी जी चाहते थे ना कि पूरा मूवमेंट कैसे चले, नॉन वायलेंस वे में चले, नॉन वायलेंटली चले, पर ये तो हुआ नहीं। तो चलो अब क्या हुआ, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुई, एक डिबेट राइज हुआ। दिस वॉज नो चेंजर्स प्रो चेंजर्स डिबेट। किस किस के बीच में आया? नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में। राजेंद्र प्रसाद, राजा जी वल्लभ भाई पटेल, ये नो चेंजर्स ग्रुप के थे। इन्होंने स्ट्रेस किया कि कांग्रेस को कंस्ट्रक्टिव वर्क को कंटिन्यू करना चाहिए जो गांधी जी सजेस्ट कर रहे हैं। राजा जी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये नो चेंजर्स थे। नो चेंजर्स कोई चेंज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जैसा गांधी जी कह रहे हैं वैसे ही हमें इस मूवमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी तरफ थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इनका मानना था कि नहीं भैया, अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसी कोई मास मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखो इतने सारे लोग आएंगे तो वायलेंस तो हो गई, और जब वायलेंस होगा तो गांधी जी मूवमेंट विड्रॉ कर लेंगे, तो ये तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने जोर दिया नहीं, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम प्रो चेंजर्स हैं, हम तो इलेक्शन फाइट करके काउंसिल में इलेक्ट होना चाहते हैं और वहाँ काउंसिल में बैठ के इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज पे। जितनी भी ब्रिटिश पॉलिसीज बनेगी उसमें हमारा भी रोल होगा, ऐसा चाह रहे थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्हें कहा गया प्रो चेंजर्स। इन लोगों ने अपनी स्वराज पार्टी बनाई 1923 में और इलेक्शंस फाइट किए, मतलब इलेक्शन लड़े। स्वराज पार्टी बनाई कब? 1923 में, और इसी पार्टी से इलेक्शंस लड़े। जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था वहाँ बहुत सारी सीट्स मिल भी गई स्वराज पार्टी को। उन्होंने डिमांड किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश इन द लेजिस्लेचर। उन्होंने कहा लेजिस्लेचर में बैठ के कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, हमारा जो प्रोविंस है, जो स्टेट है, उसके लिए डिसीजंस हम लेना चाहते हैं। 1925 में देयर फोरमोस्ट लीडर चित्तरंजन दास डाइड। और बेटा देखो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास तो मेन लीड कर रहे थे स्वराज पार्टी को। तो जैसे ही 1925 में चित्तरंजन दास की डेथ होती है तो स्वराज पार्टी का जो इम्पोर्टेंस है, जो इन्फ्लुएंस है, वो सब फेड हो गया। स्वराज पार्टी लगभग खत्म ही हो गई। ये हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू, और ये हैं चित्तरंजन दास। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखो इंडिया में जो आप लोग देखते होगे ना CPI, CPIM, तो ये जो पार्टीज है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये एस्टेब्लिश हो गई थी 1925 में। ठीक हुई बात। तो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी जो आज तक एग्जिस्टेंस में है वो है कांग्रेस, जो बनी थी 1885 में। दूसरा, क्योंकि देखो स्वराज पार्टी तो आज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है बेटा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो टिल डेट एग्जिस्टेंस में है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो बन गई थी 1925। जो मेन एम था कम्युनिस्ट पार्टी का वो था क्लासलेस सोसाइटी को बनाना। किसको बनाना बेटा? क्लासलेस सोसाइटी को बनाना। ठीक है, वो चाहते थे कि जो ऑनरशिप हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो स्टेट के पास हो, सरकार के पास हो। देखो क्लासलेस सोसाइटी बनाना है तो सरकार के पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे, सरकार जिनके पास नौकरियां होंगी उनको इक्वल अमाउंट में सैलरी दे दिया करेगी। ऐसा चाहते थे हमारे कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी बनी 1925 में, जिसका एक ही एम था क्लासलेस सोसाइटी को बनाना।
और उन्होंने इसको कैसे प्रोपगेट किया, वो चाहते थे कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन है, उनके ऊपर ऑनरशिप किसकी हो, सरकार की, स्टेट की। इसके अकॉर्डिंग स्टेट मस्ट ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके हिसाब से जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके पास होनी चाहिए, सरकार के पास होनी चाहिए, और वर्कर्स का शेयर होना चाहिए प्रॉफिट में। सरकार कंपनीज खोले, है ना, कॉरपोरेशंस बनाए, उसमें प्रॉफिट अर्न करे और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वर्कर्स को भी दे। द कॉज ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स वर सपोर्टेड बाय इंडियन कम्युनिस्ट। और जिस तरीके से हमारे किसान और वर्कर्स परेशान थे, उनको किसने सपोर्ट किया, इंडियन कम्युनिस्ट ने सपोर्ट किया। क्विक रिवीजन के लिए हम बनाएंगे सेपरेट वीडियो। अब हम देखेंगे द रेवोल्यूशनरीज सेकेंड फेज। जैसे ही बेटा सडनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुई तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आया हमारे रेवोल्यूशनरीज के बीच में। वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट में थे कि यार ऐसे कैसे कर लिया गांधी जी ने, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ की, अभी अभी तो इस मूवमेंट को मोमेंटम मिला था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि वो गांधी जी के इस एक्ट से सेटिस्फाई नहीं थे तो अल्टीमेटली उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को रिवाइव कर लिया। ठीक है, बोले कि अब तो हम अलग से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ही करेंगे। नए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे इसी पीरियड में। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे ये रेडिकल प्रोटेस्ट मेथड को सपोर्ट करते थे, जैसे कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स का असैसिनेशन करना, जहाँ जब मौका मिले ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने लग जाओ, ये चाहते थे हमारे रेवोल्यूशनरीज। जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाने वाले थे हमारे रेवोल्यूशनरीज। और ये चाहते थे रेडिकल मेथड को यूज़ करना प्रोटेस्ट की, जैसे कि अंग्रेजों को जहां फुर्सत मिले वहीं मार देना। जो रिवोल्यूशनरीज थे वो चाहते थे कि जो सोशलिज्म है वो एक गोल होना चाहिए। सो दे रिमेन इट एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। और क्योंकि पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, बाद में इन लोगों का स्ट्रेस सोशलिज्म पे भी आया कि भाई इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री बनना चाहिए, तो HRA का नाम ही क्या हो गया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इट वॉज कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ आर्म्ड सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन इंडिया। और ये जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चाहता था आर्म्ड सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, हम लोग आर्म्स उठा लें और पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाए। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ये मेन लीडर थे HSRA के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। ये फेमस रिवोल्यूशनरीज भी थे उस टाइम के। जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था वो बहुत स्ट्रांग था बंगाल में, ठीक है, क्योंकि अनपॉपुलर पुलिस ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट्स मेन टारगेट होते थे ये रिवोल्यूशनरीज का। जहाँ पर भी ये देखते कि कोई अनपॉपुलर पुलिस ऑफिसर है, कोई मैजिस्ट्रेट है, उसको उठा के मार देते थे। द मोस्ट फेमस एमंग रिवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल वॉज मास्टर सूर्य सेन। जो सूर्य सेन थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रिवोल्यूशनरी थे। मतलब अगर हम रिवोल्यूशनरीज की बात करें उनमें बहुत फेमस थे बंगाल के मास्टर सूर्य सेन। ही फॉर्म द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यार किसने बना ली बच्चा, सूर्य सेन ने। और आर्म्स को लिया और उन्हें यूज करने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। रिपब्लिकन आर्मी टू टेक आर्म्स एंड यूज देम इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। इन्होंने अटैक किया पुलिस आर्मरी को, कहाँ पर, चिट्टागोंग में। चिट्टागोंग बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक एरिया है चिट्टागोंग, वहाँ पर उन्होंने पुलिस आर्मरी को अटैक करके सारे वेपन्स ले लिए। कब, 18 अप्रैल 1930 को। इनके साथ दूसरे रिवोल्यूशनरीज भी थे, बाद में इन्हें कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया। ये थे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। अब हम पढ़ेंगे बेटा साइमन कमीशन को। जो साइमन कमीशन है वो बना 1927 में। बनाने वाले कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसे टास्क दिया गया कि जाओ और जाके देखो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने हैं इंडिया में। सर जॉन साइमन को अपॉइंट किया गया हेड ऑफ दिस कमीशन। ये जो साइमन कमीशन थी इसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन, और इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। जितने भी मेंबर्स थे इस कमीशन में सारे ब्रिटिश थे। ये बहुत ही ह्यूमिलिएशन भरा काम था इंडियंस के लिए कि भाई
ये लोग इंडिया में आ रहे हैं, हमारे इंडिया में क्या चेंजेस होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखने के लिए आ रहे हैं। और इन्होंने किसी भी इंडियन को ऐसा नहीं समझा कि वो अपने बेटरमेंट के लिए सोच सके, उसे कैसे फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए ये डिसाइड कर सके। तो इंडियंस इस बात से बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे। दिस वॉज अ ह्यूमिलिएशन फॉर इंडियंस, एज दिस एम्प्लाइड दैट इंडियंस वर नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर बेटरमेंट। ये हमारे लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था। क्यों? क्योंकि क्या हम इंडियंस अपने अच्छे के लिए नहीं सोच पा रहे थे? हमें क्यों साइमन कमीशन में जगह नहीं मिली? क्यों सारे मेंबर साइमन कमीशन के ब्रिटिश थे? ब्रिटिश वर ऑफ द व्यू दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिया हैड मेजर कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ब्रिटिशर्स को ये पता था कि अगर हम मुस्लिम लीग को बुलाएं, कांग्रेस को बुलाएं, कम्युनिस्ट को बुलाएं, तो यहाँ पर ये लोग खुद आपस में एक नहीं है, सबके व्यूज अलग अलग हैं, तो इनके बीच तो कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो बेटर है कि हम खुद ही डिसाइड कर लें, कौन पूछे इनसे। सो दे कुड नेवर रीच ऑन एनी एग्रीमेंट ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। तो इसलिए वो बेचारे खुद ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज मेजर बता नहीं पाएंगे। इससे कमीशन ने रिफ्यूज कर दिया कि इंडियंस को अभी तो किसी भी हाल में सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देना है, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके तो खुद के व्यू नहीं मिल रहे हैं, क्या अपने आप को गवर्न करेंगे। जो मुस्लिम लीग थी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने इस कमीशन को बॉयकॉट किया। किस किसने बेटा? मुस्लिम लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया आ ही गया, और देखो हमने उसका कैसे वेलकम किया। साइमन गो बैक, साइमन हाय हाय, ब्लैक फ्लैग से काले झंडे दिखाकर उसको वेलकम किया। वेलकम किया, क्या क्या कहा? साइमन गो बैक। ये प्रोटेस्ट थे जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में चल रहे थे। और इंडियंस ने एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट को लॉन्च किया बेटा अगेंस्ट साइमन कमीशन। दे ग्रीटेड द कमीशन विथ ब्लैक फ्लैग। उन्होंने कमीशन को ग्रीट किया ब्लैक फ्लैग से। बैनर्स ऐसे बनाए गए जिसमें हर जगह लिखा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब बेटा ऐसे ही एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन लाहौर में भी ऑर्गेनाइज हुए। चौंडर जो एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था, उसने लाठीचार्ज करवा दिया पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे। देखो हर जगह अब एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, तो लाहौर में हो रहा था, पर ये शॉन्डर बेवकूफ, इसने क्या करवा दिया? लाठी चार्ज करवा दिया एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को इतना लग गई बेटा, इतना लग गई कि फाइनली उनकी डेथ इस लाठी चार्ज की वजह से ही हो गई। तो लाला लाजपत राय बहुत बैडली इंजर्ड हुए, उसके बाद ही इनकी डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा लग जाती है उनको इस लाठी चार्ज में। तो जो ब्रिटिश थे उनको रिटेलिएशन फेस करना पड़ता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ये मिलके सॉन्डर को मार देते हैं, सॉन्डर्स को मार देते हैं। ये वही सॉन्डर्स है जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने सॉन्डर को ही मार दिया। ऑन द वॉल ऑफ द लाहौर सिटी के वॉल पे एक लीफलेट पेस्ट किया गया बहुत सारी जगहों पर। मतलब लीफलेट समझ में आ रहे हो? पोस्टर्स पेस्ट किए गए। ये हैंड रिटन लीफलेट था जो एक्सप्लेन करता था कि सॉन्डर का मर्डर क्यों हुआ। सोचो जरा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु कितनी दम रखते थे कि इन्होंने सॉन्डर को सिर्फ मारा ही नहीं, लाहौर में हर जगह ऐसे लीफलेट पेस्ट कर दिए, पोस्टर्स पेस्ट कर दिए जिनमें बताया गया कि सॉन्डर को हमने क्यों मारा। इसी बीच गवर्नमेंट ले आई पब्लिक सेफ्टी बिल। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में लाई पब्लिक सेफ्टी बिल, कहाँ पर? सेंट्रल लेजिस्लेचर में। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल, इस बिल को प्रोटेस्ट करने के लिए भगत सिंह, बीके दत्त ने एक बॉम्ब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे गिराया। कब? 8 अप्रैल 1929 को। जो पब्लिक सेफ्टी बिल ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई, ये बेतुका सा बिल था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बीके दत्त ने इसको अपोज करने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में बॉम्ब फेंका। अच्छा, इस बॉम्ब का मतलब ये था कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेताना है, डराना है, उस किसी को मारने के लिए बॉम्ब नहीं फेंका था ये इन लोगों ने। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। दे मेड श्योर, उन्होंने श्योर किया कि बॉम्ब हार्मलेस रहे, किसी को मारे ना। इट वॉज थ्रोन जस्ट टू क्रिएट फियर इन द हार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश, सिर्फ अंग्रेजों को डराने के लिए उन्होंने ये बॉम्ब गिराया था। भगत सिंह और इनके जो फेलो रिवोल्यूशनरीज थे, सुखदेव, राजगुरु, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया 23 मार्च 1931 को। A letter was produced as a proof against Bhagat Singh in the case known as Lahore conspiracy case। अच्छा, लाहौर में जो कांड भगत सिंह अभी करके आए थे सॉन्डर्स को मारने का, तो इसने प्रूफ की तरह काम किया भगत सिंह के अगेंस्ट में।
18 दिसंबर 1928 को ये लेटर लिखा था भगत सिंह ने, ये हैंड रिटन लेटर था। तो ये किसकी तरह काम कर गया भाई? ये काम कर गया प्रूफ की तरह। देखो यहाँ पर हमने देखा था ना कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने शॉन्डर को मारा और जगह जगह जाके लीफलेट को पेस्ट कर दिया कि हमने इसको क्यों मारा। अब जैसे ही इनके ऊपर ये केस चला कि तुमने पार्लियामेंट में मतलब लेजिस्लेचर में बॉम्ब क्यों फेंका, तो वहां पर लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस को के लेटर को सबूत मानते हुए जो भगत सिंह ने हाथों से लिखा था, फांसी दे दी गई इन लोगों को। प्रूफ की तरह काम किया इस लेटर ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नोटिस, HSRA, जेपी सॉन्डर मर गया है, लाला लाजपत इज अवेंज्ड। अवेंज्ड का मतलब होता है बदला ले लेना, प्रतिशोध ले लेना। तो जेपी सॉन्डर अब डेड है, मर गया है। ये कौन कह रहे हैं? HSRA के लोग, जिसमें भगत सिंह है ना, राजगुरु हैं, वो कह रहे हैं कि लाला लाजपत राय का बदला हम लोगों ने ले लिया। ये हॉरिबल था ये इमेजिन करना कि कैसे एक वायलेंट हैंड, एक ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिशियल जेपी सॉन्डर टच कर सकता है, इंसल्ट कर सकता है एक ओल्ड मैन को, ठीक है, जिसको 300 मिलियन पीपल लाइक करते हैं हिंदुस्तान के, और उनकी डेथ का कारण बन गया सॉन्डर। हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई भारत अभी जिंदा है, हमारे यूथ में, युवाओं में खून अभी भी दौड़ रहा है, वो खून अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ। दैट दे कैन स्टिल रिस्क देयर लाइव्स इफ द ऑनर ऑफ देयर नेशन इट इज टेक। हम हमारे जीवन का बलिदान दे सकते हैं जब जब हमें लगेगा कि भाई हमारी कंट्री का जो प्राइड है वो स्टेक पे है, दाव पे लगा हुआ है, तो हम कभी भी अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये इस तरीके के पोस्टर लगाए गए थे उस टाइम। अब हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट को, जो कब आई 1928 में। जो इंडियंस थे उन्होंने एक अटैम्प्ट किया कि भाई चलो हम हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। इंडियंस मेड एन अटैम्प्ट टू ड्राफ्ट एन ऑल अग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ये जो थे बच्चा, ये मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं हो रही है। एन ऑल पार्टी मीट वॉज कन्वेंस्ड इन 1928 में ऑल पार्टी मीट हुई। कमेटी किसकी चेयरमैनशिप में काम कर रही थी? मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की बात हुई कि भाई चलो हम मिलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। दे केम विद अ ड्राफ्ट विद इन अ ईयर, एक साल में वो ड्राफ्ट तक पहुंच गए थे। इसे क्या कहा गया बच्चा? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ये डिमांड कर रही थी डोमिनियन स्टेटस की इंडिया के लिए, पर मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया इस रिपोर्ट को। फिर से सुनो नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं हो रही है। जो इंडियंस थे उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, एक ट्राई किया कि चलो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। सारी पार्टी के लोग मिले 1928 में। वो कमेटी किसकी लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में काम कर रही थी? मोतीलाल नेहरू की। और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चालू किया और एक साल में ड्राफ्ट आ भी गया। उस ड्राफ्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी, पर मुस्लिम लीग ने कम्प्लीटली इसको रिजेक्ट किया। लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस, लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1929, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ। कहाँ पर हुआ बेटा? लाहौर में। इसको प्रेसाइड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक यूथ लीडर थे उस टाइम के। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही यंग थे। इस सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि भाई अब हमारा एम तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज है, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंटरनल पॉलिसीज हम इंडिया की खुद बनाएंगे और एक्सटर्नल ब्रिटिश के पास रहेगी। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम में बहुत यंग थे, वो तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। यहाँ पर इन लोगों ने एक न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग था इन लोगों का, उसको होइस्ट किया, अनफ्लैग किया 31 दिसंबर 1929 को। ये जो फ्लैग था आज के फ्लैग से थोड़ा सा डिफरेंट था। कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया 26 जनवरी 1930 को, द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। और उस दिन मतलब 26 जनवरी 1930 को हमने हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाना चालू किया। ये डिसाइड किया गया कि हर साल हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे ही मनाएंगे। कब तक मनाते रहेंगे भाई? जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। Students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.
We'll start part 3 with civil disobedience movement.